नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ है चंद्र रमेश जी। आज की इस दुनिया में जहाँ लोग कहते हैं अपना सपना मनी मनी, ऐसे एक दुनिया में अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर छोड़ के इन्होंने चूज किया है हिस्टोरियन का करियर। और 5 साल की बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च इन्होंने की और बहुत सारे एविडेंस इन्होंने कलेक्ट किए हैं और एक बुक पब्लिश की है, इसका नाम है महाभारत, मिथ और हिस्ट्री। इसमें बहुत प्रकार के एविडेंस इन्होंने बताए हैं, जैसे वैदिक लिटरेचर के एविडेंस, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, पुराण, ट्रेवलर अकाउंट्स, कल्चर्स, डिफरेंट कॉइन्स जो होते हैं उसके बेसिस पे, न्यूमिथमेटिक्स और बहुत सारे टाइप के एविडेंस इन्होंने इसमें कवर किए हैं। इसकी टोटल काउंट है 300। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा चंद्र रमेश जी का आज के इस पॉडकास्ट में। चंद्र रमेश जी, स्वागत है आपका हमारे गीता क्वेस्ट के इस पॉडकास्ट पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या रहा, मतलब जनरली अगर मैं बात करूं, मेरे फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो भी रहेगा वो कहेगा कि डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, पर मुझे किसी ने नहीं कहा आज तक कि आप हिस्टोरियन बन जाओ। ऐसा क्या रहा, आपने एक अलग फील्ड, एकदम यूनिक फील्ड आपने चूज की, तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। वेल ये फील्ड ऐसा है, जैसे हिस्टोरियन इज नॉट समथिंग जो हर कोई लेना चाहता है। इट इज समथिंग, आई वुड से लोग पूछते हैं यार क्या हिस्टोरियन बन के क्या करेंगे, राइट। बट हिस्टोरियन में जितना आपको सक्सेस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट, द नेम एंड जो हम लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो इट इज अनइमेजिनेबल। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? आई रेड द भगवत गीता एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द बुक। तो मुझे लगा कि भगवत गीता सच में हुआ है या नहीं हुआ है, इसका एविडेंस निकालना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ भारतवासियों के लिए, बट पूरे विश्व के लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि uh, महाभारत हुआ था या नहीं हुआ था, गीता बोली गई थी या नहीं बोली गई थी, कृष्ण आए थे या नहीं आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर सनातन धर्म, नॉट ओनली फॉर भारत, बट पूरे मानव समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सच में हुआ था नहीं हुआ महाभारत में, और गीता बोली गई थी नहीं बोली गई थी। तो दिस इज समथिंग इज माई इंस्पिरेशन बाय विच आई एम डूइंग दिस। और जैसे हम बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, तो दिस इज समथिंग आई एम वेरी सेटिस्फाइड डूइंग इट, मैं बहुत खुश हूँ करके। सो फैमिली वाइज हमारा फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं है फ्रॉम माय फादर साइड, तो मैं ये रिस्क ले पा रहा था। एंड ऑल्सो माय फादर एंड माय रिलेटिव्स एंड माय वेल विशर्स फ्रेंड्स, ऐसे अनेकों लोग हैं जो मेरे साथ खड़े रहे जर्नी में, मुझे बिलीव किए कि भाई तुम करो, तुम कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट समथिंग विच आई डिड अलोन, इसमें सैकड़ों लोगों का हाथ है, बट श्रेय जो है पूरा मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले रहा हूँ। तो वास्तव में ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, कई लोगों ने इस पे अपना सपोर्ट दिया है, और भी हम और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सो इन दैट वे बीइंग अ हिस्टोरियन इज, मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि आई न्यू दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनकाइंड, मानव समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत के प्रमाण क्या है, कहाँ पे है। सो दैट्स माई इंस्पिरेशन बिहाइंड बिकमिंग अ हिस्टोरियन। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि एक चेंज लाना था समाज में, एक आपके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक इच्छा थी कि हाँ, एक समाज में चेंज लाना, एक परिवर्तन लाना है, जिसके कारण से आपने ये फील्ड चूज की, क्योंकि बहुत कम लोगों में होता है। तो एक बहुत अच्छा गुण, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी और कैसे अलग अलग लोग इसमें आपको इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो भी बहुत इंस्पिरेशनल है। तो आज के इस डिस्कशन में हम अलग अलग चीजें डिस्कस करना चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में टर्मिनोलॉजी के बारे में, कि एक हिस्टोरियन कौन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। फिर मेरा सेकंड हमारा डिस्कशन रहेगा कि जो अलग अलग टूल्स होते हैं एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, हिस्टोरिसिटी किसी चीज की एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो क्या होती हैं और उनकी क्या लिमिटेशंस होती है, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा आज के डिस्कशन का। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रोपेगेंडा सनातन धर्म के अगेंस्ट चलाए जाते हैं। जैसे आपने भी आई थिंक सुना ही होगा, कुछ लोग राम को स्पाइडरमैन से भी कंपेयर कर देते हैं, है ना, कुछ भी चीजें चलती है आज के टाइम में। तो इससे रिलेटेड जो प्रोपेगेंडास हैं हमारे सोसाइटी में, जो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है, एंटी सनातन धर्म प्रोपेगेंडा है, पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक हिस्टोरियन होता कौन है। और जैसे कि
मैं के मोहम्मद जी की एक बहुत अच्छी टॉक है, संगम टॉक्स पे उन्होंने दिया था, तो उसमें वो बता रहे थे, बार बार वर्ड यूज कर रहे थे, लेफ्ट हिस्टोरियन, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, वो बोल रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा एक हिस्टोरियन कौन होता है और एक लेफ्ट हिस्टोरियन कौन होता है। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था लेफ्ट हिस्टोरियन कौन होता है, तो वो बोल रहा था कि अगर किसी के जीवन से फैक्ट्स, एविडेंस, लॉजिक सब चला जाए, लेफ्ट कर जाए, तो वो लेफ्ट हिस्टोरियन बन जाता है। जोक्स अपार्ट, सो योर कमेंट्स ऑन दिस। देखिए, वास्तव में हिस्टोरियन लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम नहीं हो सकता है। हिस्टोरियन हिस्टोरियन होता है। बट दो कैटेगरी के हिस्टोरियन हो सकते हैं। एक है जो रियल हिस्टोरियन है, दूसरा है एजेंडा हिस्टोरियन, जो एक एजेंडा को फुलफिल करने के लिए काम कर रहा है। तो हमें देखना है कि वो एजेंडा वाला है या वास्तविक सच बात कर रहा है। और वास्तविक सच बात करने वाला, चाहे किसी भी माइंडसेट वाला हो, अगर वो सच बात कर रहा है देन वी कैन एक्सेप्ट कि हाँ, ये इतिहास में चीज हुआ है एंड ही। तो वास्तव में हम ये चीज देख रहे हैं कि लॉट ऑफ दीज हिस्टोरियंस हु कॉल देमसेल्व्स एज हिस्टोरियंस, उनका एजेंडा होता है कि दे आर फुलफिलिंग अ सर्टेन, कि हाँ चलो हमें दिखाना है कि भारत का इतिहास इतना ही है, 2500 साल पुराना है, या महाभारत नाम की चीज कोई हुई नहीं थी। एंड ऐसे अनेकों एजेंडास होते हैं जिनको वो फुलफिल कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि बिलो दीज लेयर्स व्हाट इज द फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इतिहास में हम फैक्ट को ढूंढ, हम ये ढूंढ नहीं रहे हैं कि इसने क्या एजेंडा दिया नहीं दिया, दैट इज ऑल सेकेंडरी। द मेन थिंग इज हमें फैक्ट देखना है। तो जब भी कोई व्यक्ति डेटा प्रेजेंट कर रहा है, हमें देखना है कि फैक्ट क्या है। राइट, अगर वो फैक्ट दे रहा है, रियल चीज बता रहा है, इतिहास को एसिटिस रेप्लिकेट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बता रहा है, एंड ही इज अ हिस्टोरियन। बट अगर उसका एजेंडा है, राइट, तो इसीलिए हम हमारे सर्कल्स में हम बार बार ये वर्ड यूज करते हैं, डिस्टॉर्टियन। एक है हिस्टोरियन, दूसरा है डिस्टॉर्टियन, मतलब जो डिस्टॉर्ट डिस्टोर्टियन। करता है। डिस्टॉर्ट का तो मीनिंग सबको पता होगा आई गेस, डिस्टॉर्ट करता है। यस। तो दो ही कैटेगरी होते हैं, एक है हिस्टोरियन, दूसरा है डिस्टॉर्टियन। तो हमें देखना है कि वो हिस्ट्री दे रहा है या डिस्टॉर्शन दे रहा है। उसके बेसिस पे वो हिस्टोरियन है या डिस्टोरियन है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू, बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए कि मतलब हिस्टोरियन लेफ्ट राइट सेंटर ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो फैक्ट देगा या फिर वो अपना एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू हमारी ऑडियंस को भी क्लैरिटी देने के लिए। अब मेरा अगला सवाल आपसे है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि मोहम्मद जी की एक संगम टॉक्स पे डिस्कशन है, उसको मैं सुन रहा था जो उन्होंने राम मंदिर के रिस्पेक्ट में दी थी। तो उसमें वो बताते हैं कि एज अ आर्कियोलॉजिस्ट उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और जो एविडेंस वो लेकर आते हैं उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, एविडेंस की बेसिस पे वो ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह की स्टोरी थी, इस तरह से ये हिस्ट्री हुई है, इस तरह की ये स्टोरी है। वो एविडेंस के बेसिस पे बस बता सकते हैं कि ठीक है, इसकी ये टाइमलाइन है, ये इतने साल पुराना एविडेंस है, जिससे पता चलता है कि ये जो बताई गई स्टोरी कितना सच है, कितना नहीं है। इस तरह की चीजें वो बता सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या अलग टाइप के टूल्स होते हैं, जैसे आप अपनी बुक में अलग अलग टाइप के टूल्स बताते हैं, तो मैं उनके बारे में आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा कि क्या क्या टूल्स होते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। जैसे आर्कियो एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर का आप बताते हैं कि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कि वो एक सर्टेन एज के बाद में डेटा प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा प्लीज हमें गाइड कीजिए। तो अगर टूल्स की बात करें, देर आर मेनी टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं। और आई वुड से बहुत सारे वेज हैं बाय विच वी यूज डेटिंग। डेटिंग जो है हम अनेकों तरीकों से करते हैं। सो एक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फेमस एंड प्रोमिनेंट है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। तो हम जाके देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ है, तो उसके प्रमाण, जैसे लोग रह रहे हैं तो उनके पॉटरीज हो सकता है, युद्ध हो रहा है तो रथ, पहिए या स्वॉर्ड्स, जो वेपन्स यूज किए हैं, तो ऐसे चीजों को हम ढूंढते हैं। सो दैट्स वन कैटेगरी, आर्कियोलॉजी। एंड आर्कियोलॉजी जनरली, हिस्टोरिकल सर्कल्स में आर्कियोलॉजी को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। दूसरा है लिटरेचर। लिटरेचर जो है, फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट, जो प्राचीन एस्ट्रोनॉमर है, भारत के मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर बोल सकते हैं। तो ही हैज गिवन द डेट ऑफ ईयर ऑफ कलियुगा, और कलयुग के ईयर के बेसिस पे महाभारत का ईयर हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया लिटरेचर। तो ऐसे अनेकों ऑथर्स हैं, प्राचीन ऑथर्स, एंशियंट राइटर्स,
जिन्होंने डेटिंग के लिए इंफॉर्मेशन दिया है। दैट्स वन कैटेगरी। और उसके अलावा हमारे पास है इंस्क्रिप्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। ललित। शिलालेख मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दीवार है, ये आप मान के चलिए एक दीवार है, प्राचीन दीवार है जो 2000 2500 साल पुराना है। तो वहां पे लिखा है इतने साल पहले कलयुग हुआ था, इतने साल पहले कलयुग शुरू हुआ था, इतने साल पहले आ, युधिष्ठिर महाराज राजा बने, इतने साल पहले, राइट। रादर आई वुड से एक छोटा मैं करेक्शन यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये फिर से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बस। जी जी। ये शिलालेख का मैं फिर से बताऊँ। तो दूसरा एक तरीका है शिलालेख। अब ये शिलालेख में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए 2000 साल पहले एक राजा ने एक पत्थर पे लिखा, राइट, कि हम्म। कलयुग के 3000 साल के बाद मैं यहाँ पे एक मंदिर बनवा रहा हूँ। तो मतलब आज से 2000 साल पहले एक व्यक्ति लिख रहा है 3000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ है। तो 2000 प्लस 3500, तो वैसे हम डेटिंग करते हैं कलयुग का या महाभारत का। तो ये एक होता है डेटिंग, शिलालेख के द्वारा डेटिंग होता है। और एक तरीका है एल्मेनेक्स, जो एस्ट्रोनॉमी पर्पसेस के लिए, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पर्पसेस के लिए एल्मेनेक्स यूज किया जाता है, जो दे आर लाइक यूज्ड बाय एस्ट्रोलॉजर्स। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास देखेंगे एल्मेनेक्स होता है, उसमें लिखा रहता है कि कलयुग के इतने साल के बाद ये पर्टिकुलर तिथि चल रहा है, नक्षत्र and all that. तो दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेथड फॉर डेटिंग, एल्मेनेक्स। और एक तरीका है डेटिंग थ्रू एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर्स, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है। कई रिसर्चर्स इसको कर रहे हैं। बट मैंने इस मेथड का डिफिकल्टी और इसका जो फैलेसी है, मतलब इसमें क्या इशू आ सकता है, इसको मैंने अपनी किताब में पॉइंट आउट किया। और एक तरीका होता है डेटिंग का विच इज स्पेसिफिक इवेंट्स मेंशन। फॉर एग्जांपल इफ यू से अ पर्टिकुलर सिटी वाज सबमर्ज्ड अंडर द सी, तो उसके कुछ एविडेंस मिल सकते हैं क्या साइंटिफिक स्टडी में। सो वो एक तरीका होता है। सो डेटिंग के लिए अनेकों तरीके हैं, बट प्रोमिनेंट वन, जो इंपॉर्टेंट वन से मैंने अभी आपको बताया। अभी एक एक प्रोज एंड कॉन्स अभी डिस्कस करते हैं। जब पुरातत्व की बात आती है, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में ये एडवांटेज है कि आपको चीजें मिल सकती हैं उस पीरियड के। बट आर्कियोलॉजी में ये भी डिफिकल्टी है, पुरातत्व में ये भी कठिनाई है कि आप जितना पीछे जाओगे उतने प्रमाण मिलना आपको और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मटेरियल का जो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, मेटल हो तो रस्टिंग का इशू होता है, हम्म। टेराकोटा माइट वेयर एंड टेयर एंड उसका भी इशू होता है। तो हर कोई मटेरियल का एक डेट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लाखों साल तक कुछ सरवाइव नहीं करेगा। सबका एक डेट है जहां पे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा या रस्ट हो जाएगा, या सो मल्टीपल इश्यूज आते हैं, नेचुरल इश्यूज आते हैं, जिससे आज हमें कि हमें, अगर हम सही जगह पे खुदाई करेंगे और सही चीज के लिए खुदाई करेंगे, आर्कियोलॉजी से बेहतर, मतलब पुरातत्व से बेहतर कोई मेथड हो नहीं सकता है फॉर डेटिंग एंड फॉर हिस्टोरिसिटी, मतलब ऐतिहासिक प्रमाण देने। आज पुरातत्व से बेहतर कोई चीज होनी। पर इसमें डिफिकल्टी ये है कि हम जो है भारत, जो इंडिया में हम रह रहे हैं, ये कंट्री, ये देश ऐसा है कि यहाँ पे लोग अपने प्राचीन इतिहास को, मतलब पुरातत्व को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, कुछ कंट्रीज हैं यूरोप में जहाँ पे अगर आप कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, चाहे वो रोड हो या बिल्डिंग्स हो, आपको पुरातत्व डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना जरूरी है कि भाई यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है। भारत में तो ऐसा नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। वृंदावन में और ब्रज, मतलब जो ब्रज कर, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे आज भी खुदाई हुआ नहीं है। और ऐसा जगह है जहाँ पे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स, प्राचीन संस्कृति के प्रमाण है नीचे हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनता जा रहा है। तो ये डिफिकल्टी है भारत में पुरातत्व के एंगल में।
तो अगर मिल जाता है तो पुरातत्व से बेहतर कुछ नहीं। एंड इंस्क्रिप्शन, शिलालेख का एडवांटेज ये है कि वो एक ट्रेडिशन है जो हजारों साल से मेंटेन होता आ रहा है। पर कुछ स्कॉलर्स इसको क्रिटिक करते हैं कि भाई सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो 2000 साल के आसपास ही है एंड ऑल दैट। तो जैसे अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है रॉक एडिक्स, वो 2300 साल पुराना आसपास, उसके आसपास है। तो इसलिए हम इसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं फॉर डेटिंग, ये उनका कहना है। बट द पॉइंट इज, भारत जैसे ऐसा देश जो अपने ट्रेडिशन को इतना मायने रखता है कि हाँ भाई अपने ट्रेडिशन को हम, अपने संस्कृति को हम मेंटेन रखेंगे हजारों साल तक। तो शिलालेख में जो डेटिंग दिया है वो भी मेंटेन हुआ होगा। हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि शिलालेख का जो डेटिंग है एक पॉइंट पे क्रिएट कर दिया किसने? क्योंकि अंग्रेजी स्कॉलर्स बोल रहे थे भाई शिलालेख में जो भी डेटिंग दिया है ना हम उसको मान नहीं सकते, क्योंकि अरे वो तो 2000 साल पहले किसी ने क्रिएट कर दिया होगा। इसका क्या प्रमाण है कि वो 5000 साल से ये डेटिंग आ रहा है? इसका जवाब ये है कि फॉर एन एंशियंट कंट्री लाइक भारत, भारत जैसे इतना प्राचीन देश जो अपने ट्रेडिशन को इतना मायने देता है, व्हाई वुड इट क्रिएट अ न्यू डेट? और अगर करेंगे तो भी लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे जिसको क्रिएट, अब मान के चलिए लोग आर्यभट्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि आर्यभट्ट ने कलयुग पर डेटिंग शुरू कर दी। 3101 BC, मतलब 3101 BC में आर्यभट्ट ने कलयुग का डेटिंग शुरू किया। अगर ऐसा है तो आर्यभट्ट को बहुत सारे लोग क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, राइट? जैसे ब्रह्मगुप्ता हो, भास्कराचार्य हो, ऐसे कई एस्ट्रोनॉमर्स आए थे जिन्होंने, जिनके राइटिंग में कुछ ना कुछ क्रिटिक पाया जाता है। और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे हैं जिन्होंने आर्यभट्ट की लिटरली, मतलब ऐसी की तैसी कर दी उनके राइटिंग्स में। पर किसी ने भी आर्यभट्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया कि भाई तुमने कलयुग का डेटिंग क्यों शुरू किया। मतलब क्या है कि ये बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है ट्रेडिशन। कब शुरू हुआ ये डेटिंग कर, इसको इसको प्रूव करना आज के स्कॉलर्स के लिए असंभव है। एंड देयरफॉर वो क्या करते हैं, भाई आर्यभट्ट ने क्रिएट कर दिया। तो ये है इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, शिलालेख जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू डेटिंग होता है। एस्ट्रोनॉमी में ये डेटिंग एक डिफिकल्टी है जो मैंने अपनी किताब में दिखाया है कि दो साइंटिफिकली वेरीफाइड सॉफ्टवेयर में जो जो स्काई मैप मिलता है, दे डोंट मैच विद ईच अदर फॉर अ पर्टिकुलर डेट। सो देयरफॉर हमें ये समझना जरूरी है कि ये मेथोडोलॉजी में अभी तक साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, स्पेशली गोइंग बैक टू सो मेनी इयर्स लाइक 5000 इयर्स। So that's what we need to understand. And then coming to other events, like specific event based dating, वो उस scientific field के base पे है। तो उसको exactly अभी उसके बारे में describe करना will not be possible, but to give you a brief idea, it depends on the particular field. So out of all these fields, I would give the highest priority to archaeology, on the absence of which I will give the second priority to inscription, मतलब शिलालेख और एपिग्राफी को मैं second priority दूंगा। और तीसरा ही दूंगा एस्ट्रोनॉमी को, अगर वो बाकी एविडेंसेस के साथ मैच होता है। अगर मैच नहीं होता है तो मैं उसको क्वेश्चन करना जरूरी है। तो जैसे आपने अभी बताया कि 3 प्रकार के एविडेंस है इसको आप प्रायोरिटी देना चाहेंगे, पर इसमें लिटरेचर्स कहाँ पे आते हैं? जैसे आप अपनी बुक में भी बताते हैं वैदिक लिटरेचर हैं, संगम लिटरेचर्स हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन, ग्रीक, इतनी सारी लिटरेचर्स के बारे में आप बात करते हैं, तो ये कहाँ फिट होती है हमारे उसमें, एविडेंस में? लिटरेचर जो है इन सारे एविडेंसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना लिटरेचर के कोई इन एविडेंसेस का वैल्यू नहीं है। जैसे पुरातत्व हो, शिलालेख हो, या जो भी प्रमाण है, इनका वैल्यू नहीं होगा अगर लिटरेचर ना हो, मतलब लिखित एविडेंस हमारे पास ना हो तो इन एविडेंसेस का कोई वैल्यू नहीं। आप बताइए कैसे? एनी आइडिया हाउ डू यू थिंक दैट दिस इज सो? जैसे जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हम आर्कियोलॉजी से कुछ एविडेंस निकाल भी लेते हैं, पर उसकी डेटिंग भी कर देते हैं कि लेट्स से ये 2500 ईयर्स पुराना है, और उसके पीछे स्टोरी क्या है, क्या हुआ था उस समय पे, वो हमें लिटरेचर्स में ही पता चलता है। एग्जैक्टली exactly. जैसे फॉर एग्जाम्पल या आप देखिए कई ऐसी संस्कृतियां हैं, एग्जाम्पल आप इजिप्ट भी ले सकते हैं। ओके। बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, बट क्लैरिटी नहीं है कि पूरा कल्चर क्या था। लिखित एविडेंस तो ज़्यादा है नहीं वहाँ पे।
तो इसीलिए लिखित एविडेंस जो है पुरातत्व से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरातत्व फ्यूचर में मिल जाएगा, भविष्य में मिल सकता है, बट लिखित एविडेंस जो लिखा हुआ एविडेंस है, लिटरेचर है, अगर अगर वो चला गया तो यू लूज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एविडेंस। इसीलिए आक्रमणकारी जो बाहर से आते थे, उनको पता था कि लिटरेचर को मिटाना बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो लाइब्रेरीज को जलाते थे या लिटरेचर को खत्म करते थे। और नालंदा भी जलाया पूरा। हाँ, अंग्रेजों के पीरियड में तो वो अलग था कि उनका क्या था कि लिटरेचर अभी मिटाने से बेहतर है उसको मिस इंटरप्रेट कर दो, या गलत व्याख्यान दे दो। सब अंग्रेजों का स्ट्रैटेजी वो था। इन दैट वे द ब्रिटिश वर मच मोर कनिंग इन कंपेयर टू द इन्वेडर्स हु केम बिफोर। सो लिटरेचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है। लिटरेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटरेचर फाउंडेशन है, बिना लिटरेचर के बाकी एविडेंसेस का वैल्यू पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आएगा और उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है लिटरेचर। लिटरेचर है तो बाकी सब एविडेंसेस का वैल्यू हमें समझ में आएगा। ओके, तो थैंक यू बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी देने के लिए कि डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं हिस्टोरिसिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, और सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस जैसे आपने बताया लिटरेचर होती है, क्योंकि लिटरेचर ही नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं रहेगा उस समय पे क्या कल्चर था। बाकी जितने भी एविडेंस आपने बताया जैसे आर्कियोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा, ये सभी उसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग दिस होलसम पिक्चर एंड द आइडिया। तो अब कुछ प्रोपागेंडा वाले कमेंट्स हमारे पास है, इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ मैंने किसी फ्रेंड ने मेरे साथ कोई वीडियो शेयर की, वहां पे मैंने ये देखा, या कहीं पे कमेंट्स में मैंने देखा है, इस तरह के कुछ कमेंट्स है, इस पे हम अब डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे फेवरेट ध्रुव राठी जी का कमेंट है। तो थोड़े दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि ध्रुव राठी जो है इतने अच्छे क्रिएटर हैं, इतने मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, और जब नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ इंडिया में उनको बुलाया ही नहीं गया। तो अपने दोस्त से ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, तो मेरा दोस्त कहता है कि अरे समझा नहीं गया तू। मैंने कहा क्या हुआ इसमें? कहते हैं कि जो गवर्नमेंट थी उसको क्लियर नहीं था कि ध्रुव राठी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मैंने कहा ये क्या बकवास है। मेरा दोस्त कहता है कि देख ध्रुव राठी क्या कहता है, जस्ट बिकॉज राम सेतु एग्जिस्ट करता है इसका ये मतलब नहीं कि राम भी एग्जिस्ट करते थे। तो ठीक बात है, उसी लॉजिक के हिसाब से जस्ट बिकॉज ध्रुव राठी का चैनल एग्जिस्ट करता है डजंट मीन कि ध्रुव राठी भी एग्जिस्ट करता है। तो लाइक दैट वो बता रहा था, मेक सेंस। जैसे हम आपने आई थिंक सुना ही होगा, ध्रुव राठी का स्टेटमेंट है फेमस कि जस्ट बिकॉज राम सेतु एग्जिस्ट करता है इसका ये मतलब नहीं है राम एग्जिस्ट करते थे। ये उसी तरह का लॉजिक है जैसे स्पाइडरमैन मूवी में न्यूयॉर्क सिटी एग्जिस्ट करती है तो स्पाइडरमैन को भी एग्जिस्ट करना होगा। इस तरह के कुछ प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं, देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम पता कैसे करें कि कौन सी रियल स्टोरी है या कौन सी इमेजिनरी स्टोरी है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हिस्टोरियन बेस्ड ऑन एविडेंस? सो जब भी हम ऐतिहासिक प्रमाण की बात करते हैं तो कई रिसर्चर्स का कई तरीके होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ रिसर्चर्स जो होते हैं एक फील्ड को लेते हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, कुछ लेते हैं कोई एक स्पेसिफिक फील्ड, जैसे आर्कियोलॉजी को ले लिया। कुछ ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो लिटरेचर को देखते हैं, लिखित एविडेंस को ही देखते हैं। कुछ रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जो शिलालेख को स्टडी करके एविडेंस निकालते हैं। कुछ द्वारका जैसे अंडर वाटर फाइंड्स हो या रेयर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो, उस पर काम करते हैं। तो जो ये फेमस यूट्यूबर हैं, इनको मेरा ये सवाल है, अगर वास्तव में महाभारत झूठ है, नहीं हुआ था, तो इसके प्रमाण एक फील्ड में नहीं, एक डिसिप्लिन में नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी एविडेंस मिल रहा है। जैसे वेदों में वर्णन है महाभारत कैरेक्टर्स का, चाहे धृतराष्ट्र हो, शंतनु हो, देवकी पुत्र कृष्ण हो, वर्णन है। देन बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, जो अलग रिलीजन शुरू है भारत में, उन्होंने भी कभी अपने हिस्ट्री को, इतिहास को डिटैच नहीं किया, डिस्कनेक्ट नहीं किया महाभारत से या कृष्ण से। कनेक्शन है, उनको भी कनेक्शन, उनका भी कनेक्शन। देन वी स्पीक ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर, प्राचीन तमिल साहित्य जो है, वहां पे भी अनेकों अनेकों प्रमाण है कृष्ण के, महाभारत के। देन वी कम टू फॉरेन ट्रैवलर्स, चाइनीज, ग्रीक आदि ट्रैवलर्स जो थे, उन्होंने भी कई रेफरेंसेस दिए हैं, द्वारका नगरी का, इंद्रप्रस्थ का, कुरुवंश, यदुवंश आदि का। देन वी हैव शिलालेख इंस्क्रिप्शंस, सैकड़ों इंस्क्रिप्शंस है जहाँ पे महाभारत कैरेक्टर्स, कृष्ण आदि का वर्णन है।
देन वी हैव रेफरेंसेस टू स्कल्पचर्स, मतलब जो प्राचीन स्टैच्यूज, मूर्तियां मिली हैं, उसमें भी ये साबित होता है कि बहुत प्राचीन समय से लोग जानते हैं इनको, कृष्ण बलराम को या पांडवों को। देन कम्स न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्के, बहुत प्राचीन सिक्के मिले हैं जहाँ पे कृष्ण और बलराम, उसमें कार्विंग हुआ है उनका, दर्शाए गए हैं, राइट। देन वी हैव पेट्रोग्लिफ्स, गुफा चित्र, प्राचीन गुफा चित्र जहाँ पे कृष्ण बलराम, राइट, या कृष्ण बलराम और उनकी बहन, ऐसे प्राचीन गुफा चित्र मिले हैं, 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। देन वी हैव आर्कियोलॉजी ऑफ द्वारका, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिला है, राइट। देन वी हैव कल्चरल इम्पैक्ट, आर्ट, डांस, म्यूजिक, कल्चर, उसमें आज दिन तक महाभारत का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, गुजरात में हो या बंगाल में हो, हर एक रीजन का लोकल कल्चर रहा है, कृष्ण भक्ति का या महाभारत का, हर एक रीजन का रहा है। और ये इम्पैक्ट फॉरेन कल्चर्स, फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचा है। चीन में प्राचीन ताड़पत्र मिले, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, जहाँ पे महाभारत का एक फ्रैगमेंट, वहाँ पे महाभारत का प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे मिला है। तो मेरा ये सवाल है टू दिस ग्रेट, महान यूट्यूबर, भाई साहब, आपको एक फील्ड से एविडेंस नहीं मिला है। मैंने करीब 13 से भी ज़्यादा क्षेत्रों का वर्णन किया है अभी, जी, हर किसी में महाभारत के प्रमाण मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। तो आप बताइए ये झूठ कैसे है? ये झूठ कैसे हो सकता है? तो आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में किसी ने क्रिएट कर दिया, तो हजारों साल से कंटिन्यूअस इम्पैक्ट क्यों दिख रहा है भाई? और एक क्षेत्र में नहीं, शिलालेख हो, आर्कियोलॉजी हो, जितने सारे मैंने फील्ड्स बताए, हर एरिया में महाभारत के प्रमाण या कृष्ण के प्रमाण, पांडवों के प्रमाण, कौरवों के प्रमाण, यादवों के प्रमाण मिल रहे हैं। तो भाई ये झूठ कैसे हुआ? इसको स्पाइडरमैन से तुम कंपेयर कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग का ठिकाना नहीं है, बिकॉज तुम समझ नहीं रहे हो कि स्पाइडरमैन एक क्रिएटेड स्टोरी है। क्यों? एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने इमेजिन किया कि हाँ न्यूयॉर्क में ऐसा है, स्पाइडरमैन ऐसे करेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट हजारों हजारों साल से लिटरेचर हो, इंस्क्रिप्शन, कॉइन, सब जगह पे इसका प्रमाण दिख रहा है ना, तो एक कैसे क्रिएटेड है और एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं है। मल्टीपल माइलस्टोन्स इन हिस्ट्री में इसका इम्पैक्ट देख पा रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस में देख पा रहे हैं, मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशंस में देख पा रहे हैं। तो ये कैसे काल्पनिक हुआ? कैसे इसको स्पाइडरमैन के साथ कंपेयर कर रहे हो? प्रॉब्लम है आज के सोशल मीडिया काल में, हर कोई स्कॉलर बन जाता है, ना ही उसने कुछ काम किया, ना ही उसने कुछ पढ़ाई की, रिसर्च की, एनालिसिस की, और बन गया विद्वान। तो यही है, सोशल मीडिया का एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, बट डिसएडवांटेजेस ऐसा है, जिसको हिस्ट्री का हैच भी ठीक से पता नहीं है, वो हमें हिस्ट्री सिखा रहा है। ये इट इज़ दी सैड सिचुएशन ऑफ द करंट एज। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, कि अगर ये झूठ है तो इतने सारे एरियाज में और इतने सारे जियोग्राफिक लोकेशंस में, इतने सारे माइलस्टोन्स इन हिस्ट्री में इसके प्रमाण कैसे मिल रहे हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। थैंक यू। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आपका जो आपने एंड में पॉइंट बोला कि लोगों ने रिसर्च नहीं की होती, कोई स्टडी नहीं की होती है, बस अपना ओपिनियन दे देते हैं। तो जनरली लोग, मैंने देखा है, जैसे इनका भी बात करें, उसका भी बात करते हैं, वो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं। कभी वो डेमोक्रेसी में एक्सपर्ट बन जाएंगे, कभी वो हिस्टोरियन एक्सपर्ट हिस्टोरियन बन जाएंगे, कभी किसी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे, कभी क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। डिग्री की बात करें तो डिग्री नहीं है। सो दैट्स व्हाई लाइक हमने गीता के तरफ से आपको इनवाइट किया, ताकि हमें एक प्रॉपर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मिल सके हिस्टोरिसिटी की चीजों की। हम ऐसा नहीं चाहते कि कुछ भी हम अपनी तरफ से बोल दें, जिसका कोई बेसिस ना हो, कोई आधार ना हो, और हमें उसका खुद जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी है ना, मैंने उसको प्रैक्टिस किया है, तो मैं उस पर बोलूं, कमेंट करूं, तो डजेंट मेक सेंस, तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है। बट जैसे आपने बताया कि हाँ, आपने खुद रिसर्च की है, जैसे मैं देख भी रहा हूँ, आपने 5 साल बहुत अच्छे से रिसर्च किए, बहुत सारे एविडेंस आपने इकट्ठे किए, कलेक्ट किए हैं, जिसके बेसिस पे आप
प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि किस तरह से लोग कुछ भी कमेंट दे देते हैं यूट्यूब की दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी लोग कमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, इसमें एक्चुअली मैंने एक रोमिला थापड़ जी जिन्होंने हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं, हमारे लिए टीचर होता है, तो भगवान से हम कंपेयर भी करते हैं, तो उनकी मैंने एक बड़ी उनकी एक मैंने वीडियो देखी जहां पर वो कह रही थी कि युधिष्ठिर जो है वो सम्राट अशोक से इंस्पायर्ड हुए। बड़ा सुन के मुझे धक्का लगा, मतलब टाइमलाइन ही यहाँ पे बदल दी है ना, जज्बात जैसे एक चलता भी था फेमस में है ना, जज्बात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, यहाँ पे टाइमलाइन ही इन्होंने बदल दी। तो मुझे कैसे पता चले कि ये सच बोल रही है नहीं बोल रही है, कोई अपना प्रोपेगेंडा, जैसे आपने शुरू में बताया था कि हिस्टोरियन हिस्टोरियन होता है, अगर एजेंडा है तो वो हिस्टोरियन है ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट राइट हिस्टोरियन होते हैं, सेंटर हिस्टोरियन होते हैं, नहीं, या तो हिस्टोरियन है या फिर वो फेक है, हिस्टोरियन जैसे कि आपने वर्ड यूज किया था। तो अगर लेट से कल को, हम तो टीचर्स को पूजा मानते हैं, अब कल को अगर आके ही हम मुझसे कहने लगे कि देखो ये जो अशोक था ये इंस्पायर हुआ था महात्मा गांधी से, यहाँ पे मैं टाइमलाइन चेंज कर रहा हूँ, बट आगे ही मुझसे ऐसा कह देती है, तो मैं कैसे मानूं, ये कैसे मना करूं कि नहीं आप झूठ बोल रहे, गलत बता रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को जब ये लोग डिस्टोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ डिस्टोर्शन किया जा रहा है, और वो भी हमारे ऑथर्स जिनकी बुक्स हम पढ़ रहे हैं ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इनके द्वारा लिखी गई बुक्स, कैसे हमें पता चले। तो अगर आप देखेंगे, एक किताब है जिसका नाम है कुणाल जातक। कुणाल जातक जो है करीब 2300 साल पुराना किताब है। तो अभी हम सीक्वेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुणाल जातक जो है अशोक के पीरियड से, मतलब जो मल्टीपल अशोक थे हिस्ट्री में, तो ये जो अशोक था जो 2300 साल के आसपास, उसके पहले जो आया था, उसके पीरियड के कुछ पहले ही एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है कुणाल जातक। अभी कुणाल जातक में क्या लिखा है? कुणाल जातक में लिखा है कि 5 sons ऑफ पांडु, 5 descendants ऑफ पांडु, मतलब पांडु वंश के 5 लोग हैं जिनका नाम है अर्जुना, नकुला, भीमसेन, युधिष्ठिरा, सहदेवा। अर्जुन को इन्होंने कर दिया अर्जुना, अर्जुना, ठीक है, और युधिष्ठिर को कर दिया युधिष्ठिला, युधिष्ठिला। 5 भाइयों का नाम है, वो भी क्लियरली बताया जा रहा है कि पांडु के पुत्र हैं, पांडु के वंशज हैं। वंशज और पुत्र में ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि पुत्र जो है वो वंशज भी हो सकता है। जी। सो पांडु वंशज मतलब पांडु पुत्र 5 लोग हैं, जो 5 पांडव का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। 2400 साल पुराना बुद्धिस्ट किताब है, ठीक है। और ये जो अशोक है 2300 साल पहले, जातक जो है करीब 2300 साल से पहले लिखा गया। कुणाल जातक के पीरियड के बाद ही अशोक आया है, सही है। कुणाल जी। जातक के पीरियड के बाद ही अशोक आया है। तो अशोक के पहले एक किताब है, मतलब अशोक के पीरियड के पहले एक किताब लिखी गई है, रिलीज हो चुकी है मान के चलो, जिसका नाम है कुणाल जातक, जिसमें 5 भाइयों का वर्णन है, जिसमें युधिष्ठिर का नाम भी वर्णन है। युधिष्ठिर पांडु का वंशज है। तो अगर कुणाल जातक में इसका वर्णन है, युधिष्ठिर पांडु का पुत्र है, तो मतलब कुणाल जातक के पीरियड के पहले ही युधिष्ठिर आए होंगे, ऑब्वियसली। उनके पहले ही पांडु भी आए होंगे। तो मेरा ये सवाल है कि अभी आप इनको, जो युधिष्ठिर हैं, जिनका वर्णन अशोक के पीरियड के पहले ही किताब में आ चुका है, उसको लेके अशोक के पीछे कैसे डालोगे भाई? आप कैसे बोलोगे कि अशोक जो है युधिष्ठिर के बाद आया? फिट ही नहीं हो रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है। दैट इज वाई क्रोनोलॉजी समझिए, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब क्रोनोलॉजी हम समझते नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल देता है। क्या हम बोल सकते हैं कि हिटलर वॉज इंस्पायर्ड बाय पुतिन? ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। हिटलर पहले आया था, वो चला भी गया, पुतिन बाद में आया। जी। कुछ लोग कंपेयर करते हैं आजकल, हिटलर पुतिन को बहुत कंपेयर करते हैं। मैं पॉलिटिक्स पे जा नहीं रहा हूँ, बट एग्जाम्पल के लिए, क्रोनोलॉजी समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम्म। पुतिन जो है हिटलर के बाद आया, तो आप कैसे बोल सकते हो हिटलर जो है
पुतिन से इंस्पिरेशन लिया है। अगर मैं ये बोलूंगा आप लोग शायद हंस रहे हो, जो भी आप देख रहे हो वीडियो, आप हंसते होगे क्या बकवास कर रहा है, हिटलर कैसे पुतिन से इंस्पिरेशन ले सकता है, राइट? या इंस्पिरेशन कैसे मैं ना हिटलर बोल रहा है, मैं जो है मैं पुतिन से बहुत कुछ सीखा हूँ। पुतिन वाह, क्या आदमी है यार पुतिन, हिटलर बोल रहा है। सोच के देखो, हो सकता है ये चीज। नहीं, वैसे ही युधिष्ठिर अशोक से कैसे सीख सकते हैं? युधिष्ठिर तो पहले आ गए, आके चले भी गए, अशोक तो बाद में है। दैट इज द प्रॉब्लम। आज भारत का इतिहास जो सिखा रहे हैं लोग, क्या बोले उनको, विद देयर हाफ इंफॉर्मेशन, विद इनकरेक्ट नॉलेज या स्पेकुलेशन, इमेजिनेशन, और वो इतिहास लिख रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो दैट्स वाई क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रोनोलॉजी समझ जाता है तो उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाता है। क्रोनोलॉजिकली दिस डज नॉट फिट एट ऑल। हो ही नहीं सकता है दैट युधिष्ठिर अशोक के बाद आए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि अशोक के पीरियड के पहले ही लिटरेचर्स में युधिष्ठिर का नाम आ चुका है एज द सन ऑफ पांडु। बात खत्म। थैंक यू बताने के लिए। और इससे एक चीज और मुझे क्लिक कर रही थी जब आप ये मुझे बता रहे थे कि जैसे जनरली बात की जाती है साधु ढोंगी की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्पिरिचुअलिटी फील्ड होती है यहाँ पे ढोंगी होते हैं। इवन हमारे टीचर्स में भी, जो हमारे जैसे वेल रेप्यूटेड टीचर, तो वहां पर भी ढोंगी पाए जा सकते हैं। जैसे इवन डॉक्टर, मेडिकल की फील्ड में भी इस तरह के लोग मिल जाते हैं, इनको क्वैक भी बोलते हैं। तो हर फील्ड में इस तरह के लोग मिल जाते हैं। तो हमें हमेशा अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और जैसे कि आप एविडेंस बता रहे हैं, आई थिंक आपने अपनी बुक से भी इसमें काफी चीजें कोट की होंगी, तो आपकी बुक है, राइट? तो हमारी ऑडियंस से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो आप इनकी जो बुक है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो आप वहां से उस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से काफी सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं और सारे के सारे एविडेंस प्रॉपर्ली वहां पे बताए गए हैं। और जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए कि देखो ये इस तरह से है ना, कुछ भी कि आपको मनगढ़ंत कहानी बताए, तो आप वहाँ इस बुक से आप उनको एविडेंस दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लाइक दैट। सो अब मेरा आपसे एक अगला सवाल है रिलेटेड टू हैरी पॉटर। हैरी पॉटर काफी फेमस है और मैंने आपकी बुक में भी देखा है, आपने एग्जाम्पल यूज किया है अपनी बुक में। तो जब मैं छोटा था मैं भी हैरी पॉटर देखता था, और आई थिंक जो काफी सारे लोग इस वीडियो के समय पे देख रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं हैरी पॉटर उनको भी काफी अच्छी लगी होगी। और इवन मैं नेट पे देखता हूँ लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हैरी और हरमाइनी जो थे वो सिबलिंग्स थे, इसलिए लास्ट पार्ट में उनकी मैरिज नहीं हुई, जबकि शुरू से लग रहा था कि शायद वो दोनों कपल बनेंगे। इस तरह की भी काफी सारी स्पेकुलेटिव स्टोरीज चलती रहती हैं। व्यक्ति ने कमेंट किया हुआ था एक हमारे सनातन धर्म की एक वीडियो पर, एक व्यक्ति ने कमेंट किया हुआ था कि देखो, हैरी पॉटर इतनी फेमस स्टोरी है, आज से 100 साल बाद ना हैरी पॉटर भगवान बन जाएगा और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो है वो राक्षस बन जाएगा, और ये लोग हैरी पॉटर की पूजा कर रहे होंगे मंदिर में। तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा संभव है कि फेमस स्टोरी, जो स्टोरी बहुत फेमस हो गई है, आगे चल के कुछ समय बाद, है ना, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद, वो लोगों को लगने लगे कि नहीं ये सच्चाई थी, एक्चुअली में एक मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, एक सच्चाई थी। क्या ऐसा संभव है? आपका क्या कहना है? सी द पॉइंट इज कि जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक इवेंट होता है तो उसके प्रमाण मिलते हैं उस पीरियड के बाद। और कई माइलस्टोन्स होते हैं जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत काल और उस काल के बाद कई ऐसे लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी, मतलब लिखित और लिखित के बाहर प्रमाण मिल रहे हैं, मिलते हैं, और शायद और मिलते जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बहुत सारे हैं, अभी भी काम नहीं हुआ है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ स्पाइडरमैन या हैरी पॉटर, इनको भगवान, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने हैरी पॉटर को भगवान कर दिया, हैरी पॉटर को मैंने एक वास्तविक सत्य कर दिया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज जब ये क्रिएट किया गया, हर किसी को पता है इसका पर्पस एंड इंटेंशन क्या था। जेके रोलिंग ने क्रिएट किया, और आज के युग में जहाँ पे इतना सोशल मीडिया है एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑनलाइन, ये तो मिस हो ही नहीं सकता है कि इट वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ फिक्शन। यस। सही है। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ महाभारत, अगर महाभारत झूठ है और महाभारत को एक डिवाइन स्टेटस या एक बहुत हाई स्टेटस दिया गया है एट अ सर्टेन पॉइंट इन हिस्ट्री, रियल में ऐसा था नहीं,
तो अगेन कमिंग टू द फंडामेंटल क्वेश्चन कि इसका फाउंडेशन कहाँ पे है। महाभारत नाम का जो टेक्स्ट है, इसका फाउंडेशन कहाँ पे है। जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे ये सीधा गृह सूत्र में जाता है। गृह सूत्र आर जैसे एक प्राचीन गृह सूत्र है जो वेदों से कनेक्टेड है, इसका नाम है अश्वलायन गृह सूत्र। अश्वलायन गृह सूत्र में ये बताया जा रहा है कि कई किताबें पढ़ रहे हैं घर में गृहस्थ, जो मैरिड पर्सन है जो कई किताबें पढ़ रहा है, उसमें दो किताब बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है भारत और महाभारत। तो भारत मतलब जो 3 वर्षन है, जय भारत महाभारत, इन स्पैन ऑफ 2-3 जनरेशंस ये पूरा किताब बन चुका है। ऐसे नहीं कि किसी ने स्पेकुलेट करके जय को महाभारत बन दिया, नहीं, जय वाज एनकोडेड फॉर्म, बहुत शॉर्ट कोडेड फॉर्म में था, भारत वाज एक्सपैंडेड एंड महाभारत पूरा डिटेल में एक्सपैंडेड था। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि अगर ये क्रिएटेड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, वैदिक संस्कृति में इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों था कि गृह सूत्र में इसका वर्णन है, एक चीज। दूसरा चीज है कि महाभारत कैरेक्टर्स जो हैं, जो महाभारत युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, उनका वर्णन वेदों में पाया नहीं जाता है। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है, चांदोग्य उपनिषद में है। वैसे देखा जाए वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर तो रहे हैं महाभारत वॉर में, बट ही इज नॉट फाइटिंग। बस एक बार उन्होंने अपना चक्र उठाया था, मतलब जो रथ का चक्र उठाया था भीष्म को मारने के लिए, पर अदरवाइज हम मान के चलते हैं कृष्ण ने लड़ाई नहीं की महाभारत युद्ध में। सो इस कृष्ण का वर्णन है वेद में, देवकी पुत्र कृष्ण, सीधा उनका नाम है। पूरे इतिहास में देवकी पुत्र कृष्ण कहीं पे भी नहीं है एक्सेप्ट महाभारत के कृष्ण जिन्होंने भगवत गीता बोली थी। सो दैट्स वन थिंग। एंड अनदर थिंग, देवापी एंड शंतनु, शंतनु जो हमें पता है, शांतनु कोई लोग बोलते हैं, शंतनु कोई लोग बोलते हैं, एक ही व्यक्ति है। इनका वर्णन भी वेद में पाया जाता है, और मैंने अपनी किताब में साबित किया है कि देवापी एंड शंतनु जो महाभारत के हैं वो ही वेदों के देवापी एंड शंतनु है, सेम है, डिफरेंट नहीं है, एक ही बैच है, मतलब एक ही पैर है, भाई थे दोनों। और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का वर्णन हम देखते हैं इसमें कातक संहिता में, अगेन वेद का वो पार्ट है। ओके। धृतराष्ट्र का सीधा नाम है धृतराष्ट्र, जो विचित्र वीर्य के बेटे हैं, वेद में लिखा है। महाभारत में क्या लिखा है? धृतराष्ट्र विचित्र वीर्य के बेटे हैं। वेद में लिखा है ये कुरुवंशज हैं, यहाँ पे भी लिखा है कुरुवंशज, यहाँ पे लिखा है भरतवंशी, यहाँ पे भी लिखा है भरतवंशी। कुरु राजा भरतवंशी भरतवंशी, नाम धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, विचित्र वीर्य के बेटे विचित्र वीर्य के बेटे। अब और क्या एविडेंस चाहिए आपको कि ये एक ही व्यक्ति है? सो वेद में जो पाया जाता है हिस्टोरिकल किंग्स, जो राजाओं का नाम पाया जाता है, वो ऑलमोस्ट सेवरल स्कॉलर्स, मतलब मान के चलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स मानते हैं कि वेद में अगर दिया गया है हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक। वेद का प्रमाण सर्वोपरि माना जाता है, उसमें भी वर्णन है, शिलालेख है, आर्कियोलॉजी है, इतने सारे फील्ड जो मैंने आपको बताया। या सो मेरा ये है कि दिस कैन नॉट बी मिथोलॉजी, ये झूठ नहीं हो सकता, ये एक वास्तविक इतिहास है जो रिकॉर्ड किया गया है। एंड टू कंपेयर इट विद हैरी पॉटर एंड स्पाइडरमैन, इसमें ये दिखा रहा है कि जो व्यक्ति ये कंपेयर कर रहा है, जो फेमस यूट्यूबर टाइप का, उसका ग्रे मैटर कम है, और अगर ग्रे मैटर है तो भी वो काम नहीं कर रहा है, कोई एजेंडा चला रहा है। सो दैट्स व्हाट वी कैन सी। या काफी अच्छी क्लैरिटी मिलती है जो आपने इसमें बताया, और आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं अब उनको भी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम प्रोपेगेंडा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किस तरह से हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जिनकी बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि महाभारत एक्चुअली में हुआ था, और क्या क्या अलग अलग। और ऐसा नहीं सिर्फ एक ही टाइप के एविडेंस है, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें अलग अलग टाइप के एविडेंस हमें मिले हैं, जिसमें आर्कियोलॉजी एक ब्रांच हो गया, न्यूमिस्मेटिक्स जहाँ पे आपने कॉइन्स के बारे में बताया, फिर और अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस हैं। तो अलग अलग फील्ड्स में एविडेंस मिल रहे हैं, और उसके बाद भी लोग इनको अगर हाइपोथेटिकल एक फैंटेसी स्टोरी से कंपेयर कर रहे हैं, सो डजंट मेक सेंस, मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है।
थैंक यू फॉर गिविंग दिस वेरी नाइस एंड वंडरफुल क्लैरिटी। एक मेरा और आपसे प्रश्न था यहाँ पर आर्यन इन्वेजन थियरी को लेके। मतलब मैंने एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो वहां पे उन्होंने बोला कि आर्यन इन्वेजन थियरी है नहीं क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो उसको वो बोल रहे थे आर्यन टूरिज्म थियरी। कुछ प्रमाण तो मिल नहीं रहा है, तो टूरिस्ट बना के भेजो और क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि क्या एक्चुअली थियरी आई कहाँ से, क्यों ये प्रोपेगेंडा, अलग अलग टाइप के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। जैसे हमने कुछ तीन चार क्वेश्चन डिस्कस किए ही हैं, तो एक्चुअली में सनातन धर्म के खिलाफ चलाए जाने वाली प्रोपेगेंडा है। ये क्लेम करने का प्रोपेगेंडा है कि देखो ये सब चीजें झूठ है, माइथोलॉजी है। और आई थिंक जो आर्यन इन्वेजन थियरी है वो भी यही प्रमाण एक प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि देखो ये शास्त्र हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे हैं ही नहीं, तो बाहर से आए, यूरोपियंस ने तुमको दिए हैं। यू कैन जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये भी एक काफी प्रोपेगेंडा है, काफी बड़ा प्रोपेगेंडा है। और जैसे मैं जब मैं पढ़ता था अपने सीबीएसई बोर्ड में था, तो वहां पे हमें ये पढ़ाई जाती थी आर्यन इन्वेजन थियरी, आई थिंक। और मैंने सुना है कि तब ये डिफीट भी की जा चुकी है कि ये एक्चुअली में ट्रुथ है ही नहीं, इसलिए कुछ लोग इसको आर्यन टूरिज्म थियरी भी कहते हैं। एनी कमेंट्स ऑन दैट? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा आपको करेक्शन देना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट आर्यन टूरिज्म, इट इज़ आर्यन माइग्रेशन। सो फर्स्ट इट वाज आर्यन इन्वेजन थियरी। आर्य जो है आक्रमण करके अंदर आए, उसका थियरी। एक्चुअली में इसको थियरी नहीं बोलना चाहिए, हाइपोथेसिस बोलना चाहिए। हाँ। आर्यन इन्वेजन हाइपोथेसिस। फिर बन गया आर्यन माइग्रेशन थियरी, जिसको भी हमें बोलना चाहिए आर्यन माइग्रेशन हाइपोथेसिस। हम्म, सो आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन के लिए हमारे पास जो भी एविडेंसेस दिए जाते हैं, दे आर ऑल either not substantial और मेड अप। फॉर एग्जाम्पल मेड अप का आपको मैं एक एविडेंस बताऊंगा। एक ऐसा व्यक्ति, मान के चलिए एक ऐसा व्यक्ति जो कभी पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, उसके ना हम्म, ही कोई कहीं पे भी उसके हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं है, उसके आधार कार्ड से लेके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उसका कभी हुआ नहीं है, ना ही उसने किसी से शादी की, ना ही उसके बच्चे हुए, ना ही उसने कोई बिजनेस किया या जॉब किया। था ही नहीं तो कैसे करेगा? ऑब्वियसली। ऐसे व्यक्ति को आप क्रिएट कर दिए और आप उसको मान रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपके लैंग्वेज में आप इसको क्या बोलोगे? तो मूर्खता ही बोलेंगे, मतलब वो व्यक्ति एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, उसका सब कुछ करा रहे नहीं, हैं। इतना प्लान करके कर रहे हो तो मूर्खता कैसे हो गया? तो ये तो इतना फिर प्लान एक सोची करके। समझी साजिश है, एक एजेंडा यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, हाँ, वही इट्स अ होक्स। निकल कर आएगा, इट्स अ साजिश। होक्स। या सिमिलरली प्रोटो इंडो यूरोपियन एक ऐसी भाषा जा उसके प्रमाण कहीं मिलते ही नहीं है कि ऐसे नाम का एक भाषा था। उस नाम को बना दिया पूरे विश्व के सभी भाषाओं का मदर, मतलब ओरिजिन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस प्रोटो इंडो यूरोपियन। उसका प्रॉपर नाम भी नहीं है प्रोटो। प्रोटो क्या होता है भाई? सीधा कुछ नाम तो होना चाहिए लैंग्वेज का। हम्म, प्रोटो इंडो यूरोपियन, जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत है, पाली है, तमिल है, राइट? तो ऐसे लैंग्वेजेस आप देखेंगे तो उनके प्रॉपर नाम होते हैं। अब ये लोग इनका नाम भी नहीं दे पा रहे हैं, प्रोटो इंडो यूरोपियन इसका नाम दे दिया और बोल दिया कि जो मूल आर्य, एंशियंट आर्यन, जो प्राचीन आर्य थे, उनका भाषा था प्रोटो इंडो यूरोपियन। और इस थियरी को फैला रहे हैं सब जगह पे। और इसका आप एजेंडा आप देखेंगे, ब्रिटिश पीरियड में एक क्रिएट होता है। नॉर्थ इंडिया में मैक्स मुलर आर्यन थ्योरी को बहुत प्रमोट कर रहा है, आर्यन रेस को बहुत प्रमोट कर रहा है। साउथ में रॉबर्ट कार्लवेल इसको बहुत प्रमोट कर रहा है, द्रविडियन थ्योरी। दोनों एक दूसरे को अलग दिखा रहे हैं ताकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्यन द्रविडियन दोनों लड़े और इवेंचुअली भारत में ये डिवीजन एक हो। इश्यू हो जाए या सिविल वॉर हो हम्म, जाए या विभाजन हो जाए। हम्म, सो ये आर्य या द्रविड़, ये जो चीज है ज्यादा आप देख पाएंगे ब्रिटिश पीरियड में शुरू होता है, ओके। एक रेशियल पर्सपेक्टिव टू इट। सो आर्यन इन्वेशन थियरी, अगर हम इसको शॉर्ट में बोलें, इट इज़ अ थियरी डिजाइन टू डिवाइड इंडिया। और हमें भारतीयों को इस थियरी में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसका इंटेंशन जो है बहुत ही आई वुड से डिप्राइविंग है। एंड इस थियरी का इंटेंशंस बहुत ख़राब है। जिसने भी इस थियरी को क्रिएट किया और जो भी आज चला रहे हैं, इसका हम्म, बैकग्राउंड ये है कि दे
दे आर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया बीइंग एज अ वन सिंगल यूनिट। इस देश को तोड़ना कई सारे लोगों के मन में एक मेजर इच्छा है कि ये देश टूट जाए, और उसके लिए आर्यन इन्वेशन थ्योरी को यूज करते हैं। सो आर्यन इन्वेशन थ्योरी या उसका जो चाइल्ड आज है जिसका नाम है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, ये दोनों का सब्सटैंशियल हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास, चाहे इन्वेजन हो, जैसे अंदर आए और they killed people en masse and then suddenly there's an abrupt stop of culture and all that, इसका archaeological evidences हम नहीं देख सकते। The primary reason why people stopped, like Indus Valley civilization क्यों रुका था, it was because of the drying up, पानी सूख गया था at a certain point of time, and that's the reason people vacated certain areas of the Indus Valley civilization, as simple as that। यहाँ पे कोई इन्वेजन हुआ, मास में लोग मारे गए थे, ऐसे प्रमाण हम नहीं देख सकते हैं। पुरातत्व में तो कम से कम इसके प्रमाण नहीं है। और हम इस पे डिटेल में जा सकते हैं, जैसे लिटरेचर में क्या लिखा है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिला है, इसकी क्या सिमिलरिटी है। सो देयरफॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे थे उनका क्या संस्कृति था, बाहर से नहीं आए थे, यहीं के थे, ये सब चीज़ें हम कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। दैट्स अगेन वी गो डीपर इनटू इट, बट टू गिव अ वेरी ब्रीफ पर्सपेक्टिव, आर्यन इन्वेजन थियरी या आर्यन माइग्रेशन थियरी, ये एक थियरी कंस्पायर हुआ है बाय द ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ताकि भारत में एक्सिस्टिंग चीज़ों को, पोटेंशियल इश्यूज को इन्फ्लेट किया जाए, लोगों के बीच में लड़ाई क्रिएट करे, और एंड पॉसिबली डिवाइड दिस कंट्री इनटू फर्दर पार्ट्स। और इंडिया which is now planning to become a very powerful country and fifth largest economy and many things, it's going in a direction which it wants to prove itself। ये थियरी बहुत घातक हो सकता है, ऑलरेडी ये थियरी घातक हुआ है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन द सिंघलीज एंड तमिल्स फॉर लॉट ऑफ टाइम, मतलब 2000 साल से भी ज्यादा ये दोनों लड़ाई करते रह रहे हैं। इसमें ब्रिटिश ने भी अपना रोल निभाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई बुद्धिस्ट लोग, तुम जो बुद्धिस्ट हो, सिंघलीस हो, तुम जो हो आर्य हो, और तमिल जो है द्रविड़ है। तो अभी जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2000 साल से भी ज्यादा, इस पे एक रेशियल पर्सपेक्टिव, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव भी आ गया जस्टिफाई करने के लिए। सो दैट्स व्हाई दिस थियरी इज क्वाइट डेंजरस। और कितने लोग मारे गए थे श्रीलंका में? लाखों में, लाखों में लोग मारे गए थे। तो देयरफॉर हमें इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि ये जो वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी थियरी जो चलते हैं भारत में, इश्यूज क्रिएट कर, इससे हमें बहुत केयरफुल रहना जरूरी है, अदरवाइज it has the potential to create great damage within this country। So that's all I had to say। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कमेंट्स ऑन दिस। और जो इसमें मुझे काफी एक अच्छा पॉइंट आपने जो बताया है कि यहाँ पे एविडेंस मेड अप किया गया है, तो जो हमारे पास इसके एविडेंस हैं उसको मतलब माइथोलॉजी बोला जा रहा है, उसको झूठ बोला जा रहा है, पर जो चीज एक्चुअली में हुई नहीं है उसको प्रमोट किया जा रहा है, प्रोपोगेट किया जा रहा है। इसके एविडेंस भी जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, है ना, और थियरी के नाम भी चेंज करते जा रहे हैं। तो लाइक दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि एक ने जोकिंगली इसको कहा था कि ये आर्यन टूरिज्म थियरी है, बिकॉज एविडेंस मिल ही नहीं रहे हैं इसके। तो लाइक दैट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पर्सपेक्टिव अगेन ऑन दिस। तो थैंक यू चंद्र रमेश जी, इतना अच्छे से हमें ये समझाने के लिए, और खास करके आपने काफी सारे एविडेंस आपने अपनी बुक से दिए हैं, जो मेरे पास है यहाँ पर, महाभारत मिथ और हिस्ट्री। और जो हमारे व्यूअर्स इस बुक को लेना चाहते हैं उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आप अमेजोन से या फिर इनकी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। और एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल बुक है ये। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें 300 से ज्यादा एविडेंस दिए गए हैं और अलग अलग फील्ड से एविडेंस दिए गए हैं। और आए दिन हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो क्लेम करते हैं कि सनातन धर्म जो है, इसको मतलब प्रॉपरली ओपनली लोग इसको माइथोलॉजी बोलते हैं। माइथोलॉजी आता है मिथ वर्ड से, मिथ मतलब मिथ्या यानी कि झूठ। लोग इसको साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, और अगर हम उनको एविडेंस से काउंटर नहीं करेंगे तो वो मिथ बोलते ही रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपके पास ये बुक हो, जहाँ पे आपको सारे एविडेंस मिल जाएंगे। जैसे इस टॉक में भी काफी सारे एविडेंस उन्होंने बताए हैं। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा आप अगर इस बुक के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि वो भी इस बुक के बारे में थोड़ा जान सके और इंस्पिरेशन ले सकें कि क्यों ये बुक उनके पास होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आज ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे जो आप व्यूअर्स देख रहे हो, आई एम प्रिज्यूमिंग आप सिटीज से रहोगे।
बड़े सिटीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, बड़े सिटीज से आप देख रहे हो। और टाउन्स भी हो सकता है, छोटे टाउन्स भी हो सकते हैं, मीडियम लेवल छोटे टाउन्स एंड मे बी इवन विलेजेस। जिस तरह से आज लोग अपने संस्कृति से या इतिहास से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अगर ये किताब लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो भी अपने देश और संस्कृति से दूर जाएंगे। स्पेशली अगर आप विदेश में रह रहे हो, अगर आप विदेश में रह रहे हो तो आप मान के चलिए कि आपको तो वहाँ पे कोई एक्सपोज़र भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पे ना ही कल्चर है, ना ही एक माहौल है, संस्कृति, अ, भारत तो दूर ही है वहाँ से। तो इट इज़ माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, अगर आप चाहते हो कि आपके पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, और दूसरा है बच्चों को ये किताब देना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं जा रहे हो मैरिज फंक्शंस में, आप कहीं बर्थडे पार्टीज़ पे जा रहे हो, तो इस किताब को डोनेशन दीजिए, गिफ्ट दीजिए। किसी को पढ़ने के लिए कुछ देना है तो इस किताब को दीजिए, वो अपने देश, संस्कृति, धर्म से जुड़ेगा। और अगर आपके पास कोई स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, इस बुक को इंट्रोड्यूस करिए वहाँ पे, कि हर कोई स्टूडेंट इस बुक को पढ़े, इससे वैल्यू जनरेट करे, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। नहीं तो आप देखेंगे ऐसे, भारत ऐसा देश है, इंडिया ऐसा देश है जो लाखों लाखों यंगस्टर्स इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, अपने पासपोर्ट को रिनाउंस कर रहे हैं, अपने सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि उनको देश के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। एक मेजर रीज़न इसके लिए ये है क्योंकि वो अपने आप को इस कंट्री से आइडेंटिफ़ाई नहीं करते हैं। वो आइडेंटिफ़िकेशन नहीं आने का एक मुख्य कारण है बिकॉज़ उनको लगता है कि क्या है, आइडिया ही नहीं है, उनको इतिहास के बारे में, संस्कृति कुछ आइडिया नहीं है, तो आसानी से देश छोड़ देते हैं। मैं भी ऐसे छोड़ने वाला था मैं भी ऐसा व्यक्ति था जो छोड़ने वाला था देश, मैं अमेरिका जाने वाला था। बट जब मैंने गीता पढ़ी और उसका वैल्यू देखा, और मैंने देखा कि इसके इसके पीछे इतना काम हो सकता है, भारत में, इस देश में काम हो सकता है, तो मैं अपने संस्कृति से, अपने अपने इतिहास से जुड़ गया। तो इसीलिए अगर आप इस किताब को, अगर आप कहीं से भी हैं दुनिया में, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपके सब फैमिली मेंबर्स को ये किताब पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तभी उनको विश्वास आएगा गीता के ऊपर, महाभारत के ऊपर, अपने संस्कृति, इतिहास आदि के ऊपर विश्वास आएगा, और उससे जुड़े रहेंगे, दिल से जुड़े रहेंगे, चाहे दुनिया में कहीं पे भी रहें, कोई कोई इश्यू नहीं है। दिल से जुड़े रहेंगे अपने देश से, अपने संस्कृति से। तो आपके लिए लेना है, आपके बच्चों को ये पढ़ने के लिए देना है, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको ये किताब पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ट्यूशन सेंटर कुछ भी हो, यहाँ पे इस किताब को मैंडेटरी करिए कि भाई तुम्हें यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये किताब जानो। और ये धार्मिक किताब नहीं है, ये ऐतिहासिक किताब है, ये इतिहास है, सबके लिए कॉमन है। चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी कल्चर से अपने को आइडेंटिफ़ाई करते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सबके लिए कॉमन है, भारत में जो भी है सबके लिए ये कॉमन हिस्ट्री है, महाभारत। क्योंकि हर कोई धर्म वाला इस किताब को माना है। हर किसी धर्म संस्कृति के लोग, चाहे फॉरेन ट्रैवलर्स भी हो, विदेशी ट्रैवलर्स, हर किसी ने इसको ऐतिहासिक माना है। सो ये वैसे देखा जाए, ये एक ऐतिहासिक किताब है, और हर भारतीय का इतिहास जुड़ा हुआ है महाभारत से। तो इसलिए इस किताब को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लीजिए, पढ़िए और अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। आपका कनेक्शंस महाभारत से, गीता से और भारत से बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, और इसी से देश का प्रगति होगा, इसी से देश का प्रगति होगा। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। मैंने इसकी कॉपी परचेज की है पर्सनली अपने लिए। और इसी के साथ आज का हमारा जो डिस्कशन है, ये पे हम कंक्लूड करना चाहेंगे इसको। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चंद्र रमेश जी, जिनका इतना बिजी शेड्यूल है, इतने ज्यादा लोगों को वो जागरूक करना चाहते हैं इस नॉलेज के बारे में जो उन्होंने इस बुक में दी है, और जो इतनी रिसर्च उन्होंने की है उसके बारे में, इतनी जागरूकता वो फैलाना चाहते हैं, उसके बीच में उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं, आई होप आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, एविडेंस एविडेंस बेस्ड क्लैरिटी आपको आज मिली होगी। अभी तक हमें शायद पता होगा कि ठीक है हम मानते हैं, पर क्यों मानते हैं, क्या कोई एविडेंस है,
शायद इसकी क्लैरिटी हमें नहीं होगी आज की डिस्कशन से पहले, बट आज मुझे लगता है कि आज हम सबको बहुत अच्छी इसकी क्लैरिटी मिली है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चंद्र रमेश जी का। और उनसे फर्दर जुड़े रहने के लिए आप उनकी बुक बिल्कुल ले सकते हैं, जहाँ पे आप और अच्छे से सभी एविडेंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो या तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे ही पॉडकास्ट चाहते हैं जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएं और उनसे उनके ओपिनियन पूछें, उनका क्या कहना है डिफरेंट प्रोपेगेंडा जो चलते हैं सनातन धर्म के अगेंस्ट, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में इसके बारे में जरूर से बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र रमेश जी, हमारा अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you.